विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के विषय में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप प्रतिरोध जानते हैं, जैसे प्रतिरोध होता है वैसे ही आपका विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है, तो लेकिन है तो ये अलग टाइप का, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पहले परिभाषा देखेंगे, फिर मात्रक देखेंगे और बीमा और सूत्र इसका ड्राइव करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन रहेगा। तो सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ठीक है, चालक कोई होगा, मान लेते हैं कुछ इस तरह से कि आपके पास कोई चालक है। अब अगर इस चालक में आपने एक बैटरी लगाई, कुछ इस तरह से आपने अगर इस चालक में एक बैटरी लगाई है, तो इसमें जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव और ये कैपिटल बी। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इसमें करंट फ्लो होगा। तो इस चालक के किसी बिंदु पर, मतलब ये चालक यहाँ से यहाँ तक है, इसके किसी भी बिंदु पर अगर यहाँ पर इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना। जहाँ पर करंट अगर फ्लो कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाती है तो उस समय अर्थात चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु, ये पॉइंट कहीं पर भी आपका हो सकता है, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा यहाँ पर जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व किससे प्रदर्शित करते हो, जे, है ना। जे बराबर आपका क्या होता है, I बाई ए होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं, और जो वैद्युत क्षेत्र है उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ रहे हो ना, परिभाषा क्या हुई इसकी, किसी चालक में, यदि आपने किसी चालक को बैटरी से जोड़ा है या उसमें विभवांतर स्थापित किया है, तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, पहला पॉइंट आपका ये परिभाषा। दूसरी चीज है, अगर मात्रक की बात करिए, देखिए इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको जो है रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रो बराबर आपका हो जाता है, रो बराबर क्या होता है, E बाई जे, ठीक है, जहां जे क्या है, धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी है जे। तो इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरा है मात्रक, मात्रक हम इसी से निकाल लेंगे या तो, और हाँ इसी से निकाल लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, या इसका अन्य मात्रक, स्पेशली वैसे ही मात्रक आप देखिए तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, समझ रहे हो ना, ओम मीटर इसका मात्रक होता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो इससे मात्रक अगर आप निकालो तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि E इक्वल टू बी बाई एल होता है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहते हो, रो का मात्रक निकालना चाहते हो, तो आप इसका मात्रक लिख दीजिए, ये हो गया वोल्ट प्रति मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। J इक्वल टू I बाई ए होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, एक मीटर से एक मीटर तो कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर, तो ये भी एक मात्रक हो जाएगा। अब इसी को अगर एसआई यूनिट में बदलोगे, एमकेएस सिस्टम में बदलोगे, तो भी आप वहां से एक मात्रक निकाल सकते हो। बात समझ में आया भैया? तो ये मात्रक की बात हो गई। दूसरा पॉइंट जो है हमारा डायमेंशन, और डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें बदलना पड़ेगा, वोल्ट को बदलो। तो वोल्ट जो है विभव का मात्रक होता है, यानी V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू।
यानी वोल्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जूल प्रति कूलाम, और ये मीटर तो गुणे में रहेगा तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं जूल मीटर प्रति कूलाम एम्पियर। सही है, ऐसे करके करेंगे। अब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जूल। जूल तो कार्य का मात्रक है और कूलाम आवेश यानी क्यू का मात्रक है, और क्यू बराबर क्या होता है IT, यानी यहाँ से हो जाएगा AT। ये क्यू का डायरेक्ट आप ध्यान रखिए कि क्यू का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, और एम्पियर का तो A हो जाएगा, और इसका कार्य का बीमा, कार्य का जो बीमा होता है W बराबर होता है ML2T-2। ये चीज होती है, तो W की बीमा जो होती है। और मीटर का तो आपको पता ही, तो आप सारा रख देते हैं इसमें। तो जूल की बीमा क्या हो जाएगी, यानी कार्य की बीमा, ये आपका हो जाएगा ML2T-2, और फिर इधर ये मीटर का L हो जाएगा, और उसके बाद में प्रति कूलाम का यहाँ से AT हो जाएगा ना भैया, और ये एम्पियर का A हो जाएगा। ठीक, अब सबको सही से अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा L2 यहाँ पर है, L यहाँ पर है, तो L 3 हो गया, और T-2 यहाँ पर है, T यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा T-3 हो जाएगा, और A यहाँ पर है, A यहाँ तो A स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो A-2। तो ये हो गई बीमा किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा हो गई, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कहो चाहे प्रतिरोधकता कहो, दोनों एक ही चीज है, समझ रहे हो ना। अब हम 3 चीज क्लियर कर चुके हैं, परिभाषा, मात्रक और बीमा। चौथा चीज देखते हैं इसका सूत्र। तो सूत्र मेन तो आपको पता चल गया है, ये है ना, ρ = E/G। अब इसी सूत्र से हम लोग और सूत्र निकालेंगे। देखो, जब हम सूत्र की बात करते हैं तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है सूत्र निकालने के लिए। सूत्र निकालने के लिए 2 चीजें कौन कौन सी ध्यान देनी है आपको। पहली बात तो ये कि आप जानते हो E बराबर क्या होता है, B/L होता है कि नहीं होता है। उसके बाद में J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है I/A। इसको आप कह दीजिए समीकरण 1, इसको कह दीजिए समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहो कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर ठीक है, तो 1 को 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा भैया, E/J हो जाएगा, और बराबर ये मिल जाएगा B/L/I/A। ठीक, तो यहाँ से ये ऊपर ऊपर मतलब बाहर बाहर मल्टीप्लाई होगा, अंदर अंदर, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा B और A/I × L। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो B/I है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में ले लो, और ये A/L ऐसे साइड में रहने दो। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे होंगे ये ओम के नियम से क्या बन सकता है, R बन सकता है, कैपिटल R, और यहाँ पर हो जाएगा A/L। और इस चीज को हम लोगों ने पहले ही देखा है, ये क्या है, रो है। ठीक है, तो ये रो बराबर आपको मिल गया इतना, अर्थात जो सूत्र आपका और एक मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का रो बराबर R × A/L। ठीक है, ये चीज हमको मिलेगी, समझ रहे हो भैया। अब यहाँ से कई बार इसमें ये प्रश्न बनते, देखो जैसे यहाँ से एक चीज और निकल कर सामने आएगी। अगर R हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A/L के, समझ रहे हो ना। रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A/L के। ठीक हो जाएगा ना। या आप यहाँ से ये चीज ये भी निकाल सकते हो कि R जो है,
अगर इसको कांस्टेंट मान लो तो r जो है हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l बाई a के। कई बार सवाल ऐसे अब इसी सवाल बनता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l बाई a। सवाल क्या पूछता है कि आपके पास एक तार है, ठीक है, लंबाई कुछ दे देगा 3 मीटर 4 मीटर जो कुछ भी, और उसको फिर बोलेगा कि इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो एक चीज आपको वहां पर ध्यान देनी है, बिकॉज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, यानी अगर L में कमी होगी तो निश्चित तौर पे R में भी कमी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर उस पर प्रभाव डालता है A। अगर लंबाई किसी तार की आप आधी कर देते हैं, मान लीजिए किसी तार की लंबाई आप आधी कर देते हैं तो L की जगह पे क्या हो जाएगा, L बाई 2 हो जाएगा। लेकिन A की यहाँ से देखो L बराबर हो गया, लंबाई आधा कर दिए तो L बाई 2 हो जाएगा। बस इसी को उठा करके इसमें रख देना और दूसरे केस को हल कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें एक दूसरे तीसरे तरह का सवाल होता है, वो क्या है कि किसी तार को खींच करके लंबा कर दिया जाए, ठीक है, या मोड़ करके दोहरा कर दिया जाए। तब उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कहा गया आपसे कि किसी तार को खींच करके दुगना कर दिया गया, जितना लंबा था उसको खींच करके दुगना कर दिया गया, तो अब L बराबर कितना हो गया, 2L हो गया। लेकिन जो क्षेत्रफल था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा। यानी अब पहले की अपेक्षा अगर बात करो, R की वैल्यू करो, R बराबर अगर आप देखो तो L की जगह पे आप क्या रख दोगे, 2L है, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है, A बाई 2। तो आपको यहां से मिल जाएगा ये 2 दूनी 4 है ना, 4 और L बाई A, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। यानी और ये है पहले का जो प्रतिरोध था वो उसको आपने R1 कहा, तो ये R1 है, यानी R1 बराबर हो जाएगा 4R। ठीक, नया प्रतिरोध अगर आप R1 कह दो तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर 4R। यानी जो प्रतिरोध पहले था वो उसका वो अब कितना प्रतिरोध हो जाएगा, 4 गुना। लेकिन लगता क्या है कि जैसे तार लंबा कर दिए तो होना क्या चाहिए कि 2 गुना हो जाना चाहिए ना, बिकॉज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, इस तरह से होना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तार मोटा था तो अगर आप खींच करके उसको पतला कर रहे हो, मतलब खींच करके लंबा करो तो तार इसी में से तो पतला होगा, तो उसका क्षेत्रफल भी घट जाएगा। और जब तार को मोड़ करके दुगना कर दिया जाए, जितना लंबा तार है, मान लीजिए 1 मीटर है, उसको मोड़ करके आधा मीटर बना दिया गया, तो आधा मीटर बनाने पर लंबाई तो L बाई 2 हो गई, लेकिन क्षेत्रफल 2A हो गया, क्योंकि जितना मोटा पहले था उसका 2 गुना मोटा हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये सारे पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको इन सब चीजों में कभी भी कोई दिक्कत